हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 8 मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की बातचीत हम एक युवा धावक प्रेरणा की कहानी से शुरू करते हैं। वो टीवी पर ओलंपिक की 100 मीटर की दौड़ देख रही है और हैरान है। विजेता और दूसरे स्थान पर आए धावक के बीच का जो अंतर है वो 1 सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम है। और उसके मन में एक सवाल उठता है। वो सोचती है कि जब मेरे स्कूल के स्पोर्ट्स डे में एक मामूली स्टॉपवॉच से समय मापा जाता है तो ये लोग समय को इतनी सटीकता से कैसे माप लेते हैं। प्रेरणा का ये सवाल हमें एक बहुत गहरे सफर पर ले जाता है। मतलब जब घड़ियां नहीं थी तब इंसान समय कैसे मापता था। तो आज हम दिए गए स्रोतों के जरिए इसी की पड़ताल करेंगे। समय मापने का तरीकों का विकास प्राचीन धूप घड़ी की परछाई से लेकर आज के मिली सेकंड तक। हम ये भी देखेंगे कि समय को समझने की हमारी कोशिश ने कैसे दुनिया को बदला है और ये भी जानेंगे कि समय और गति का रिश्ता क्या है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। उस दुनिया में चलते हैं जहां कलाई पर घड़ी नहीं होती थी। दिन के गुजरने का हिसाब कैसे रखा जाता था। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि उस समय के लोगों ने, आप कह सकते हैं, बहुत ही रचनात्मक तरीके खोजे थे। अगर हम स्रोतों को देखें तो चार मजेदार डिवाइस सामने आते हैं: धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी और मोमबत्ती घड़ी। लेकिन इन सब में एक बात आम थी, ये सब किसी न किसी बाहरी चीज के बहाव या बदलाव पर निर्भर थे। अच्छा, मतलब ये कि अगर वो बाहरी चीज बदल जाए तो आपका समय भी गड़बड़ा जाएगा। जैसे अगर बारिश हो रही हो तो धूप घड़ी तो किसी काम की नहीं रहेगी। बिल्कुल, यही इन शुरुआती उपकरणों की सबसे बड़ी चुनौती थी। धूप घड़ी सूरज की परछाई पर चलती थी। जल घड़ी, या जिसे वाटर क्लॉक कहते हैं, वो पानी के बहाव पर। उसमें एक बर्तन से पानी धीरे धीरे बाहर निकलता था और बची हुई मात्रा से समय का अंदाजा लगाया जाता था। रेत घड़ी, आवर ग्लास, वो तो हम सबने देखी है, वो रेत के गिरने की गति पर निर्भर थी। और मोमबत्ती घड़ी में मोम के जलने की दर पर। तरीके ये सब अपने आप में शानदार थे, लेकिन इनमें सटीकता की कमी थी। हाँ, पानी का बहाव तापमान से बदल सकता है, रेत नमी से चिपक सकती है। तो यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है जब हम भारत के संदर्भ में देखते हैं। क्या यहाँ भी ऐसे ही तरीके इस्तेमाल होते थे? हाँ, और कुछ मामलों में तो यहाँ के तरीके ज्यादा उन्नत थे। स्रोतों के अनुसार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में परछाई से समय मापने का जिक्र मिलता है। लेकिन जो सबसे प्रभावशाली उपकरण था वो थी घटिका यंत्र। घटिका यंत्र? हाँ, मतलब डूबने वाले कटोरे वाली जल घड़ी। डूबने वाला कटोरा? हाँ। ये कैसे काम करता था? सोचिए, पानी से भरे एक बड़े बर्तन में एक छोटा कटोरा रखा है और उस कटोरे के तले में एक बहुत ही बारीक छेद है। छेद से पानी धीरे धीरे कटोरे में भरता है और एक निश्चित समय के बाद कटोरा डूब जाता है। इसकी खासियत ये थी कि यह पानी के बहाव की दर कम होने वाली समस्या से काफी हद तक बच जाता था। और ये बौद्ध मठों, शाही महलों और कस्बों में समय बताने का एक मानक तरीका था। वाह, यानी उस समय का टिक टॉक असल में ढोल या शंख की आवाज थी जो पूरे शहर को बताती थी कि समय का एक और हिस्सा बीत गया। आप इसे बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं। हर बार जब कटोरा डूबता तो ढोल बजाकर घोषणा की जाती थी। और मजे की बात यह है कि इस कटोरे को इतनी सटीकता से बनाया जाता था कि उसे डूबने में ठीक 24 मिनट लगते थे। इस इकाई को घटी कहा जाता था और एक दिन 60 घटी का होता था। और ये व्यवस्था 19वीं सदी के अंत तक भारत में इस्तेमाल होती रही। तो ये सारे तरीके, धूप, पानी, रेत, बहुत रचनात्मक थे। लेकिन जैसा आपने कहा, इनमें एक बुनियादी समस्या थी। ये सब बाहरी चीजों पर निर्भर थे। सटीकता के लिए एक ऐसी छलांग की जरूरत थी जो इन सब से आजाद हो। वो छलांग कहां से आई? वो छलांग 17वीं शताब्दी में आई और उसने सब कुछ बदल दिया। वो थी पेंडुलम घड़ी। देखिए, उससे पहले मैकेनिकल घड़ियां तो थीं, लेकिन पेंडुलम की सबसे बड़ी बात ये थी कि इसने समय मापने के लिए प्रकृति का एक नियम, एक कांस्टेंट हमारे हाथ में दे दिया। अब हम पानी के बहाव या रेत की नमी जैसी बदलती चीजों पर निर्भर नहीं थे। ये विज्ञान की एक बहुत बड़ी जीत थी। और इसके पीछे गैलीलियो की वो मशहूर कहानी है ना, चर्च में झूलता हुआ लैंप। हाँ, वही कहानी। कहा जाता है कि गैलीलियो ने देखा कि चर्च में झूलते हुए लैंप को एक पूरा चक्कर लगाने में हमेशा बराबर समय लगता है, चाहे उसका झुकाव कम हो या ज्यादा। उन्होंने अपनी नब्ज से समय मापा और इस नतीजे पर पहुंचे
कि एक निश्चित लंबाई के पेंडुलम का आवर्त काल यानी टाइम पीरियड हमेशा एक जैसा रहता है। आवर्तकाल, ये शब्द सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए, अगर आप किसी बच्चे को झूले पे धक्का दें तो चाहे आप जोर से धक्का दें या धीरे से, झूले को आगे जाकर वापस आने में लगभग उतना ही समय लगता है। बस वही एक दोलन या ऑसिलेशन है और उसमें लगने वाला समय आवर्तकाल है। गैलीलियो ने यही पहचाना था और इसी खोज के आधार पर क्रिश्चियन हुइजेंस ने 1656 में पहली पेंडुलम घड़ी बनाई। स्रोत में एक प्रयोग का भी जिक्र है जिसमें बताया गया है कि ये आवर्तकाल किस चीज पर निर्भर करता है। हाँ, और उसका निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयोग बताता है कि एक पेंडुलम का आवर्तकाल सिर्फ और सिर्फ उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, इस बात पर नहीं कि उसके सिरे पर लटका गोलक, जिसे बॉब कहते हैं, वो कितना भारी है। एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। मतलब एक छोटा भारी पेंडुलम और एक लंबा हल्का पेंडुलम बिल्कुल अलग तरीके से काम करेंगे। मुझे लगा था वजन से फर्क पड़ेगा। यही तो विज्ञान का कमाल है। हमारा जो सहज ज्ञान है वो कहता है कि भारी चीज तेजी से गिरेगी या झूलेगी, लेकिन पेंडुलम के मामले में ऐसा नहीं है। आवर्तकाल का संबंध सिर्फ लंबाई और उस जगह के गुरुत्वाकर्षण से है। यही वजह है कि एक बार लंबाई तय कर दी तो आपको समय का एक बेहद भरोसेमंद पैमाना मिल जाता है। तो गैलीलियो की ये खोज ही वो पहला कदम था जो हमें प्रेरणा की ओलंपिक दौड़ में इस्तेमाल होने वाली लेजर गाइडेड घड़ियों तक ले गया। बिल्कुल, ये वही नींव का पत्थर था। पेंडुलम घड़ी ने समय की सटीकता को घंटों से मिनटों और फिर सेकंडों तक पहुंचाया। इसका समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा। जैसे समुद्र में जहाज चलाने वाले नाविकों को देशांतर यानी लॉन्जिट्यूड पता करने के लिए एक सटीक घड़ी की जरूरत थी। पेंडुलम घड़ियों ने इसे संभव बनाया और लंबी समुद्री यात्राओं को सुरक्षित कर दिया। इससे व्यापार और खोज के नए रास्ते खुले। पेंडुलम ने हमें मिनटों और सेकंडों की दुनिया मिला दिया, लेकिन आज तो हम सेकंड के 1000वें हिस्से की बात कर रहे हैं। प्रेरणा की दौड़ में विजेता का फैसला मिली सेकंड में होता है। यहाँ तक हम कैसे पहुँचे? हम यहाँ तक इसलिए पहुँचे क्योंकि हमारी जरूरतें बढ़ती गईं। खेलों में जीत हार का फासला कम होता गया। चिकित्सा में एक ईसीजी मशीन दिल की धड़कन में मिली सेकंड के बदलाव को पकड़कर बताती है कि सब ठीक है या नहीं। लेकिन इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद हमारी जेब में ही है, हमारा स्मार्टफोन। स्मार्टफोन? वो कैसे? आपका स्मार्टफोन जिस जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल करता है वो समय की अविश्वसनीय सटीकता पर काम करती है। जीपीएस सैटेलाइट्स पर परमाणु घड़ियां, एटॉमिक क्लॉक्स लगी होती हैं जो नैनो सेकंड में समय मापती हैं। नैनो सेकंड मतलब 1 सेकंड का अरबवां हिस्सा? हाँ, और अगर उन घड़ियों में 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से की भी गड़बड़ हो जाए तो आपकी लोकेशन नक्शे पर कई 100 मीटर गलत हो सकती है। ये तो कमाल है। और समय की इन सभी इकाइयों को एक मानक रूप भी दिया गया होगा। हाँ, विज्ञान में मानकीकरण बहुत जरूरी है। समय की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई यानी एसआई यूनिट सेकंड है। इसका प्रतीक एस है। दिलचस्प बात यह है कि नियमों के अनुसार सेक या सेक्स लिखना गलत है। प्रतीक हमेशा एस ही रहता है। वैसे ही मिनट के लिए मिन और घंटे के लिए एच। इतनी सटीकता से समय मापने की क्षमता ने ही हमें गति को भी ठीक से समझने और मापने का मौका दिया होगा। मतलब हम कैसे तय करते हैं कि कोई चीज तेज है या धीमी? हम 2 चीजें गिनते हैं, उसने कितनी दूरी तय की और उस दूरी को तय करने में कितना समय लिया। किसी वस्तु की चाल यानी स्पीड उसके द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी होती है। इसका सीधा सा सूत्र है चाल बराबर तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। लेकिन क्या कोई गाड़ी या ट्रेन हमेशा एक ही स्पीड से चलती है? मैं तो जब भी सफर करता हूँ ट्रैफिक और सिग्नल्स की वजह से स्पीड कम ज्यादा होती रहती है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। इसी वजह से जब हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो हम असल में वस्तु की औसत चाल एवरेज स्पीड निकाल रहे होते हैं। हम कुल तय की गई दूरी को कुल लगे समय से भाग देते हैं, ये मानते हुए कि बीच में गति कई बार बदली होगी। तो एक समान और असमान गति में यही फर्क है? जी, स्रोत इसे ट्रेनों के एक उदाहरण से बहुत अच्छे से समझाता है। मान लीजिए ट्रेन X हर 10 मिनट में ठीक 20 किलोमीटर चलती है। उसकी गति बिल्कुल स्थिर है। ये हुई एक समान गति। अब ट्रेन Y को देखिए,
वो पहले 10 मिनट में 20 किलोमीटर चलती है, फिर स्टेशन आने पर अगले 10 मिनट में सिर्फ 15 किलोमीटर और फिर रास्ता साफ होने पर अगले 10 मिनट में 25 किलोमीटर चल लेती है। ये है असमान गति। हाँ, जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन स्टेशन के बीच में तो वो एक समान गति से चलती है, पर जैसे ही कोई स्टेशन आने वाला होता है उसकी गति असमान हो जाती है, तो उसकी पूरी यात्रा की चाल औसत चाल ही होगी। बिल्कुल सही उदाहरण। रोजमर्रा की जिंदगी में लगभग हर गति असमान ही होती है, इसीलिए औसत चाल का कॉन्सेप्ट इतना महत्वपूर्ण है। ये हमें किसी यात्रा का एक समग्र अंदाजा देता है। तो आज हमने समय को मापने की एक लंबी यात्रा तय की। ये सिर्फ उपकरणों की कहानी नहीं है, बल्कि विचारों की कहानी है। प्रकृति के अनिश्चित बहाव पर निर्भर रहने से लेकर प्रकृति के एक निश्चित नियम को पकड़ने तक और फिर उस नियम को मिलीसेकंड और नैनोसेकंड की सटीकता तक ले जाने तक। और इसमें सबसे आकर्षक बात यह है कि ये इतिहास आज भी हमारे सामने खड़ा है। जयपुर के जंतर मंतर पर दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी सम्राट यंत्र आज भी मौजूद है। ये लगभग 300 साल पुरानी है, 27 मीटर ऊंची है और इसकी छाया इतनी सटीक है कि ये 2 सेकंड जितने छोटे समय अंतराल को भी माप सकती है। ये इस बात का सबूत है कि सटीकता की खोज हमेशा से इंसानी जिज्ञासा का एक बड़ा हिस्सा रही है। यानी प्रेरणा जिस फिनिश लाइन को पार करती है, उसे मापने वाली तकनीक की जड़ें गैलीलियो के चर्च और जयपुर के जंतर मंतर तक जाती हैं और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। हम समय को सेकंड, मिनट और घंटों में इतनी सटीकता से मापने में सक्षम हो गए हैं। हमारा पूरा जीवन सुबह के अलार्म से लेकर रात के सोने तक घड़ियों से नियंत्रित होता है। लेकिन स्रोत एक गहरा सवाल उठाता है, समय क्या है? हम इसके बीतने को माप सकते हैं, हम बता सकते हैं कि कोई घटना कब हुई या कितनी देर तक चली, लेकिन यह असल में है क्या? इस सवाल का कोई आसान जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। हम समय के सबसे अच्छे मैनेजर बन गए हैं, लेकिन शायद हम अभी भी नहीं जानते कि हम असल में मैनेज क्या कर रहे हैं। आपको कैसा लगा आज का टॉपिक कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ भी और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।